Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your टेस्ट नंबर 4 ऑफ समाधान बैच 3 और इसमें हम आपके जो ग्रामर के क्वेश्चंस थे 25 मार्क्स के वो अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। और मेरी एक जनरल एडवाइस है आपको, अगर आप CAPF के लिए ग्रामर पोर्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जितने भी टेस्ट हमने अभी तक कंडक्ट कराए हैं बैच 2 और बैच 3 के, जितने भी इनके क्वेश्चन आए हुए हैं यही आप कर लीजिए, आपके एटलीस्ट 18 to 20 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। राइट, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। थोरोली इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिए, 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार आपके पास रिवीजन होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रिपीट हो रहे हैं। आप कुछ और पढ़ लेंगे, आप कुछ और प्रिपेयर कर लेंगे शायद, अगर CGL की तरफ आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे उन बुक्स में बहुत कुछ अलग लिखा हुआ है जो कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बार बार पूछता है, वही आपको करने हैं। तो बैच 3 और बैच 2 के जितने भी ग्रामर के टेस्ट हुए हैं अभी तक, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 8 तक, और जो भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो इनको टोटल मिलाएं तो आपके आपके मोर देन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 500 से 600 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। अगर इतने सारे क्वेश्चन आपके पास विद कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। So your first question is, rewrite each of the following sentences as directed without changing the meaning. Right, so पहला sentence है, the truth of the matter is too obvious to require any proof. आपको डायरेक्शन दी गई है, you have to remove to, टू को रिमूव करना है। जब भी आप टू को रिमूव करेंगे, ये वाला टू को, तो आपके साथ ये टू भी रिमूव होगा इसके साथ, टू के साथ, क्योंकि ये को रिलेटिव कंजंक्शन है। टू के साथ टू आता है और सो के साथ दैट आता है। अगर आप टू को रिमूव करना चाहेंगे तो ये वाला टू भी रिमूव होगा। राइट, तो ये रिमूव कर दिया, सपोज आपने टू रिमूव कर दिया और उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, तो उसकी जगह दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन आपको लेना पड़ेगा, वो है सो दैट। अब आपने सो लिखा, द मैटर, the truth of the matter is so obvious that no proof is required। देखो मीनिंग सेम रहा है, राइट, तो मीनिंग बिल्कुल सेम रहा है। सो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चीजें की जरूरत होती है, और टू जहाँ पे नेगेटिव। लेकिन मैंने यहाँ पे सो यूज किया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने नेगेटिव डाल दिया दूसरे सेंटेंस में। जिस क्लोज में आप सो यूज करेंगे वहां पे आपको पॉजिटिव मीनिंग देना है। इस क्लोज में देखिए, द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज सो ऑब्वियस, ये पॉजिटिव हो गया। दैट नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस आपका फिर भी ठीक है। नेक्स्ट इज, राधिका सेज आई हैव पेन इन माई नी। आपको डायरेक्शन दी गई है, टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। देखिए, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए, कोमा से पहले जो आपकी है ये रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद जो है वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच। जब भी आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, उसमें आपके टेंस में चेंजेस आता है, राइट, और उसमें जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसमें चेंज आता है। अब देखिए, राधिका सेज, दो दो केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे टेंस में बिल्कुल चेंज नहीं आता। वो केसेस है जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट में है और फ्यूचर टेंस में है। अभी देखिए, इसमें राधिका सेज ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका मतलब आपके इस पूरे सेंटेंस में ड्यूरिंग द कन्वर्जन कोई चेंज नहीं आएगा टेंस में। अगर यही सेंटेंस फ्यूचर में होता, राधिका विल ऐसा कुछ करके आ जाता, तो तब भी टेंस में कोई चेंज नहीं आता। दो ऐसे केसेस हैं, आपको याद रखना होगा, और ये UPSC में ही पूछा है। ये सिविल सर्विस जो लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर होता है उसी से उठाया है, और ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होते हैं। तो राधिका सेज, इसमें आपका टेंस नहीं बदलेगा, और पेरेंथेसिस को ड्रॉप करके आपने दैट कंजंक्शन का यूज़ किया है। उसके बाद जो आई है आपका फर्स्ट पर्सन, वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राधिका। राधिका को आपको चेंज करना है आई के अकॉर्डिंग। राधिका है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से आपका प्रोनाउन क्या आएगा, शी। उसके बाद शी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़, और जो वर्ब है आपकी पेन है। उसके बाद इन के बाद जो आपका माई है, माई इज अ, ये आपका प्रोनाउन हो गया दोबारा से, राइट। तो माई किस में चेंज होगा, माई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द राधिका। तो राधिका क्या है, हर, तो हर के हिसाब से यहाँ पे राधिका के हिसाब से आप हर लिखेंगे, ये उसका प्रोनाउन यूज हो जाएगा, हर नी, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन हर नी, राइट। नेक्स्ट इज, ही इज नॉट हंग्री, ही इज नॉट थर्स्टी। आपको कंबाइन करने दोनों सेंटेंसेस यूजिंग नीदर नोर। देखिए, नीदर नोर जो सेंटेंस है, नीदर नोर जो चीज़ है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कनेक्ट करते हैं सेम रैंक के स्ट्रक्चर को। मतलब अगर आप नीदर के बाद कोई सब्जेक्ट लिखेंगे तो नोर के बाद भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, अगर नीदर के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो और के बाद भी ऑब्जेक्ट।
इधर के नीदर के बाद एडजेक्टिव और वर्ब लिखेंगे तो नोर के बाद भी एडजेक्टिव और वर्ब ही लिखना पड़ेगा। तो यही है। इसमें देखिए आप दो क्लोज हैं डिफरेंट, ही इज़ नॉट हंग्री, ही इज़ नॉट थर्स्टी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है, आपको कनेक्ट करना है इस वाले कंजंक्शन से। आप लिखेंगे ही इज़ नीदर हंग्री नॉर थर्स्टी, नीदर आपका पहला कंजंक्शन आ गया, उसके बाद लिखा आपने पहला ऑब्जेक्ट, नोर के बाद आपने दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगर आप ऐसे करेंगे ही नीदर इज, नीदर के बाद इज नहीं डालेंगे क्योंकि नीदर के पास वर्ब आ जाएगा, तो और के नोर के बाद भी आपको वर्ब डालना पड़ेगा, तो इस केस में सिर्फ एक ही वर्ब है। तो इसका चेंज करने का तरीका होगा ही इज नीदर हंग्री नॉर थर्स्टी, राइट। सो द नेक्स्ट इज गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में चेंज करना है। और सेंटेंस पहले सबसे पहले एक्टिव टू पैसिव चेंज करते टाइम फाइंड आउट कीजिए क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, क्या ये इंटेरोगेटिव है, क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ये है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन होती है। इसमें ऑर्डर दिया गया है गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना आ जाए, उसमें आप जो इंटेंटेड मीनिंग होगा, उसका इंटेंटेड मीनिंग का मतलब जो छुपा हुआ मीनिंग है उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। इंटेंटेड मीनिंग क्या है, गिव हिम, ये आपका ऑर्डर है, तो ऑर्डर को आप पैसिव में चेंज करेंगे। कैसे, लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन बाय यू, अब जो गिवन है उस वर्ब को आप किस में चेंज करेंगे, पैसिव में। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है जिसमें लेट आप लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालते हैं, ऑब्जेक्ट क्या था इसमें वाटर, उसके बाद बी की फॉर्म यूज करते हैं, बी की फॉर्म इसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि गिव आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें बी की फॉर्म आ जाएगी बेस फॉर्म। उसके बाद वर्ब आपको थर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ती है, गिवन लिख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट जो है इसमें चेंज करते वक्त इसका जो सब्जेक्ट होगा स्टेटमेंट में दिया होगा जो, उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखिए ऑर्डर एडवाइस में, ऑर्डर एडवाइस इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट इज यू, सब्जेक्ट यू है, मतलब ऑर्डर कौन कर रहा है, यू, गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो उसमें यू को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, राइट। नेक्स्ट इज द प्रिजनर वॉज सेट फ्री बाय द कोर्ट, ये भी आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए द कोर्ट इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट, अब आपने द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद द प्रिजनर क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट, द प्रिजनर को आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो वर्ब थी उसको आपने एक्टिव में चेंज कर दिया, मतलब बी की फॉर्म को ड्रॉप कर दिया, द कोर्ट सेट द प्रिजनर फ्री, राइट। नेक्स्ट इज ही वॉज इल ही केम टू स्कूल, आपको रीराइट करना है डिस्पाइट। डिस्पाइट क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक प्रेपोजिशन होती है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज आपको बनानी है। प्रेपोजिशन फ्रेज ये है, प्रेपोजिशन फ्रेज मतलब प्रपोजिशन के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो बन जाती है प्रपोजिशन फ्रेज। तो डिस्पाइट इलनेस ही केम टू द स्कूल, प्रपोजिशन यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा इलनेस, तो सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है, डिस्पाइट इलनेस ही केम टू द स्कूल, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन द सन राइजेस द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है, राइट। तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस दिया किस में गया है। देखिए ये सेंटेंस किस में है, व्हेन द सन राइजेस द बर्ड लीव देयर नेस्ट, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कैसे पता चला इसमें, क्योंकि इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ है व्हेन, तो व्हेन का यूज हुआ है, व्हेन इज अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, और ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें कंपाउंड या फिर मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं, ये देखिए फैन बॉयज, फैन स्टैंड्स फॉर एफ, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। एक बात और ध्यान रखनी है, व्हेन आपको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। किस तरह कर सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं द सन राइजेस एंड द बर्ड लीव देयर नेस्ट्स, राइट। तो ये एक तरीका, लीव देयर नेट्स। अब यहाँ पे देखिए एंड से पहले मैंने कोमा लगाया है, एंड से पहले मैंने कोमा लगाया है, इसका रीजन यही है कि ये जो कोमा लगता है एंड से पहले, ये दोनों क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट बना देता है। देखिए कंपाउंड सेंटेंस में बदलने का यही तरीका है, ये देखिए पढ़ लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज joined together by a comma and a coordinate conjunction। coordinate conjunction कौन सा यूज किया, एंड, और इसमें कोमा लगा के मैंने दोनों क्लॉसेस को इंडिपेंडेंट कर दिया, राइट।
तो द नेक्स्ट इज दोज हु कम लेट शैल बी पनिश्ड। ये आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से गिवन सेंटेंस में है। ये आप हु कंजंक्शन देखेंगे तो ये हु कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आपका सेंटेंस कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हु को आपको ड्रॉप करना है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंसेस के क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और ऊपर वाले में आप देखेंगे उसमें दो सब्जेक्ट मिलेंगे और दो वर्ब उसमें मिलेंगी, राइट। तो उसमें चेंज करने का तरीका क्या होगा, एक क्लोज जो होगी उसको आपको एज अ सब्जेक्ट बनाना होगा या फिर सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे दोज हु कम लेट शैल बी पनिश्ड, तो हु कम्स कम लेट को मैंने क्या कर दिया, लेट कमर्स दे दिया मैंने। एक लेट कमर्स का यही होता है ना, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और आपका सिंपल सेंटेंस में बदल जाना चाहिए। लेट कमर्स शैल बी पनिश्ड। नेक्स्ट इज बोथ हिज पेरेंट्स डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। आपको एक क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है, राइट। तो क्वेश्चन टैग ऐड करने के दो तरीके हैं, इसमें दो रूल्स आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन आता है और दूसरा वो क्वेश्चन टैग आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, और तीसरा अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, अगर वो स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। जो स्टेटमेंट है आपकी इसमें नोट कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये आपकी पॉजिटिव या फिर रिजल्टिव स्टेटमेंट इसको मानिए। बोथ हिज पेरेंट्स डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, तो बोथ के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे। और ये जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए डिड आ गया, और नोट आपको लगाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट इज गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट होता है, उसमें बेटर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो इसी तरह से द कॉस्टलीस्ट क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, राइट। तो इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री को जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो एक तरीका होता है कि उसमें लिखेंगे आप गोल्ड इज मोर कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, राइट। तो कंपैरिजन किस में हुआ, गोल्ड में और एनी अदर मेटल में। यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिख गया, और मोर कॉस्टलियर देन। तो हमेशा याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए एक कंजंक्शन होता है देन हमेशा उसमें यूज करना पड़ेगा इफ यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स, राइट। नेक्स्ट इज रीराइट the following sentences after making necessary correction and do not make unnecessary changes in the original sentence। तो रीराइट करना है आपको, जो भी आपको इसमें मिस्टेक मिले वो मिस्टेक फाइंड आउट करके हैव टू रीराइट। फर्स्ट है वन आई मेट एन वन आइड बैगर इन द स्ट्रीट। देखिए जिसमें एन है ये आर्टिकल गलत तरीके से यूज हुआ है। वन आइड बैगर जो आपके ये एक नाउन है वो इंडेफिनिट नाउन है, राइट। तो उस हिसाब से इस वाले नाउन में आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। इसमें कॉन्सोनेंट साउंड जिसमें आती है आपने पढ़ा होगा, जिसमें वोवल और कॉन्सोनेंट दो तरह की चीजें होती हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड में आप आर्टिकल ए यूज करेंगे, राइट। आई मेट ए वन आइड बैगर इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट इज द ट्रेडर डीलिंग विद द गारमेंट आर जिटरी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जो डील वर्ब होती है, डील इन होता है और डील विद होता है, दोनों फ्रेजल वर्ब है। डील इन का मतलब टू बाय एंड सेल समथिंग एज अ बिजनेस, और डील विद ये भी फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू डू समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग दैट कोज अ प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे कौन से वाला चाहिए आपको, डील इन मतलब यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। द डीलर द ट्रेडर्स डीलिंग इन गारमेंट्स आर जिटरी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट इज His efficiency soon made him the boss blue eyes boy। देखिए ये blue eyes नहीं होता, blue eyed boy होता है, और ये एक नाउन होता है। इसका मतलब है पर्सन हाईली रिगार्डेड बाय समवन एंड ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर। तो देखिए इस तरह के आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेंगे अपने CFF एग्जाम में। नेक्स्ट इज शी डज नॉट नो कुकिंग डजंट शी। ये आपको करेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन टैग में इसमें गलती है, डजंट सी इसमें लिखा है, क्योंकि अभी मैंने जो बात की थी कि प्रोनाउन जो आपको यूज करना पड़ता है वो तो ठीक है, इसमें शी प्रोनाउन यूज हुआ है, राइट। लेकिन आपका जो क्वेश्चन टैग है वो दो चीज़ों पे और डिपेंड करता है। पहला, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखना होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में। तो देखिए स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, डज नॉट नो, तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, डज शी। नेक्स्ट इज नो सूनर द बेल रैंग देन द चिल्ड्रन रश्ड आउट ऑफ देयर क्लासरूम। देखिए इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का कॉन्सेप्ट है, हजारों बार CFF एग्जाम में पूछ लिया है, मैंने कितनी बार आपको पढ़ा दिया है। तो नो सूनर आपकी एक एडवर्ब है,
जब भी आपका सेंटेंस किसी एडवर्ब से शुरू होता है तो उसका मतलब उस एक्शन को एम्फोसाइज किया जा रहा है। नो सूनर द बेल रैंग, मतलब बेल बजी भी नहीं थी इतने में स्टूडेंट रश आउट देयर क्लासरूम, तो ये उस एक्शन को एम्फोसाइज करने के लिए बताया गया है। तो एडवर्ब, जब भी एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो उससे पहले आपको मतलब ये पैटर्न याद करना होगा कि सब्जेक्ट से पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द बेल, ये आपका सब्जेक्ट है, उससे पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब डिड ही क्यों लिखी, क्योंकि रैंग आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपकी डू की कौन सी फॉर्म आएगी, डिड, तो हेल्पिंग वर्ब आपने डिड यूज कर ली। उसके हिसाब से डू के साथ, डू की जो भी फॉर्म होती है, डू, डज और डिड, उसके साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। तो रैंक किस में चेंज हो गया, रिंग में, राइट। सो बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रश्ड आउट देयर क्लासरूम। नेक्स्ट इज use the following words to make sentence that bring out their meaning clearly and do not change the form of the words. No marks will be given by vague and ambiguous sentences, right? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सेंटेंस हर कोई बना देता है लेकिन ये सब चीज़ें आपके ध्यान में नहीं रहती। तो इसमें प्रॉपर जो डायरेक्शन है, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है अगर आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना है जो गिवन वर्ड है, क्या वो नाउन है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो वर्ब है, क्या वो एडवर्ब है, राइट। तो ये फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना है अगर वो वर्ब है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी फॉर्म में आपको यूज करना है, राइट। तो टेंस भी वही होना चाहिए, इसीलिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। एविडेंस जो है वो आपका नाउन है, इसको नाउन की तरह यूज करना है। कंडेमिनेशन नाउन है, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है, टेरिटोरियल एक एडजेक्टिव भी है एक नाउन भी है। नाउन कब होता है, जब उसको टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, और एडजेक्टिव कब होता है, जब ये डिफाइन करता है किसी चीज को, एरिया ऑफ अ लैंड और अ सी, राइट। जब हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, राइट, एक आपने पढ़ा होगा ना, टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल लैंड, तो उसके साथ जब टेरिटोरियल है वो टेरिटोरियल एज ए एडजेक्टिव काम करता है। और जब टेरिटोरियल आर्मी लगता है तो ये पूरा एक कंप्लीट नाउन है। नेक्स्ट इज अनसीमिंगली। अनसीमली का मतलब है, ये भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों केसेस में यूज होता है, और इसका मतलब नॉट सूटेबल फॉर द टाइम और प्लेस, इसका ये मीनिंग है। तो मीनिंग मैंने आपको कन्वे कर दिया है हर एक का। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये बी अ पार्ट ऑफ ए होल। कंडेमिनेशन का है फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेज। एविडेंस का मतलब है अवेलेबल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद आप सेंटेंस तो खुद बना लेंगे। एक चीज़ जो ध्यान रखने लायक है वो है ये, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर नाउन है, अगर वर्ब दी गई है, अगर एडजेक्टिव है, अगर एडवर्ब है, तो उसी तरह से सेंटेंस में उसको यूज करना आपको आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। पहला है ब्रेड एंड बटर डैश हिज यूजुअल ब्रेकफास्ट। बी की फॉर्म आपको इसमें डालनी है। देखिए ब्रेड एंड बटर एक कॉमन फ्रेज है, एक आपका कंप्लीट नाउन है, तो उसके हिसाब से आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी इज। नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स वर डैश बाय द बुलेट। आपको वर्ब दी गई है हिट, हिट आपको इसमें डालनी है, तो हिट की तीनों फॉर्म हिट 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 ही रहती है, तो आप इसमें हिट ही लिखेंगे। सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स वर हिट, तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज व्हेन आई केम आउट ऑफ द बिल्डिंग आई सॉ दैट इट वाज डैश इट डैश रेन। तो रेन जो वर्ब है या फिल करनी है आपको। देखिए व्हेन आपको इसमें दिया गया कंजंक्शन, तो व्हेन किसको, टाइम को डिफाइन करता है, इसका मतलब at that particular time, at that particular point of time that particular action was active, उस टाइम पे वो एक्शन कॉन्टिन्यूस था, राइट। तो जब भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन को आप देख रहे होते हैं, वो एक्शन आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना पड़ता है, यही मैंने किया। सो व्हेन क्या दिखा रहा है आपको, एक्शन इज वैलिड फॉर वन पर्टिकुलर टाइम, तो इसके लिए आपको वो जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये एक टेम्परेरी एक्शन था, राइट। उसके बाद लिखेंगे आप इट वॉज देन I saw that it was raining, तो यह कंटिन्यूस टेंस में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इज फ्लड डैश इफ इट कंटिन्यूस टू रेन। यहाँ पे ऑक्कर वर्ब का आपको लिखना है, तो देखिए इट इफ जो है, फ्लड डैश इफ इट कंटिन्यूस टू रेन। इफ आपका क्या है, कंडीशन पॉज करने के लिए लिया जाता है, तो इफ इज अ कंजंक्शन फॉर कंडीशन, तो कंडीशनल है आपका ये। तो इफ इट कंटिन्यूस टू रेन, तो इसका मतलब एक कंडीशन रखी गई है, तो इसके हिसाब से क्या हो सकती है, फ्लड में अकर। जरूरी नहीं है होगी या नहीं होगी, आप फ्लड्स भी लिख सकते हैं, फ्लड्स विल अकर, मतलब इफ यू आर श्योर, अगर आप 100% श्योर हैं कि फ्लड होगी, तो विल है प्रोबेबिलिटी के लिए, राइट, और मे है पॉसिबिलिटी के लिए, फ्लड में ओकर। तो यहाँ पे मे और विल दोनों का ऑप्शन ले सकते हैं आप। और कॉन्टेक्स्ट दिया होगा कि 100% चांस है,
तो विल लिखेंगे, अगर आपको डालमडोल है, प्रोबेबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी कम है, तो मे आप लिख सकते हैं, हो सकती है नहीं हो सकती है, दोनों चीज़ें मे कन्वे करता है, राइट। नेक्स्ट इज आई डैश फॉर यू सिंस 10 o'clock, राइट। आपको वेट वर्ब इसमें डालनी है। देखिए सिंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है 10 बजे से अभी तक, तो इसका रेफरेंस क्या हो गया, टिल नाउ, मतलब 10 बजे से अभी तक, अभी क्या बजे हैं 4, तो 10 से 4 बजे तक आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मतलब वो सेंटेंस जो था, वो एक्शन जो था, वो 10 बजे से 4 बजे तक वो हो रहा था। लेकिन अगर वो उसको कॉल करके बोले कि 4 बज गए हैं, मैं 10 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो एक्शन अभी भी है, कि मतलब वेट अभी भी कर रहा है और पर्सन वहाँ तक आया नहीं है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock, अगर आपने कॉल करके अपने फ्रेंड को बोला है कि जल्दी से आ जाओ, मैं इतना टाइम से वेट कर रहा हूँ। दूसरा, अगर कोई आपके सामने आ जाता है आपका फ्रेंड, राइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव बीन वेटेड, या फिर लिख सकते हैं आई हैव वेटेड फॉर यू सिंस 10 o'clock, राइट। तो एक्शन उसमें कंप्लीट हो जाएगा, आई हैव वेटेड फॉर यू सिंस 10 o'clock, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप बना सकते हैं, राइट। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो मैं दोबारा आपको बोलूँगा, अगर CPF एग्जाम के लिए आपको 25 मार्क्स आपके जो ग्रामर वाले पोर्शन है वो अच्छी तरह से आपको कवर करने हैं, तो यही एक तरीका है जो मैंने आपको इतने सारे टेस्ट दिए हैं, राइट, उनके सॉल्यूशन आपको दिए हैं, उनकी डिस्कशन की है, उनका कॉन्सेप्ट आपको बताया है, और प्रीवियस ईयर के मैंने 2021 से 2011 तक जितने भी आपके इंग्लिश एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सभी को मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपके साथ डिस्कस किया है, और यूट्यूब पे वो सभी लेक्चर्स हैं, PDF आपको मिल चुकी है। तो किस बात की देरी है, आप देखिए समय बहुत कम है CPF के लिए, 3 महीने ऐसे पता भी नहीं चलता कब चले जाते हैं। तो पेपर 2 के लिए आपको 1-1.5 महीना अभी के लिए मेहनत करनी है, बाद में आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में लास्ट 15 या फिर 1 महीने तक सब पेपर 1 ही पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द टाइम, इसको यूटिलाइज कीजिए पेपर 2 अगर आपको कवर करना है तो। सो थैंक यू।